नमस्कार। चाइना में बिलियनियर्स के गायब होने का सिलसिला अभी तक थमा नहीं है मतलब थमना कभी था भी नहीं, ऐसा बोल रहे हैं एक्सपर्ट्स। एक नए बिलियनर जिनका नाम है बाओ फान, वो गायब हुए और ये बाओ फान छोटे आदमी नहीं थे। ये फाउंडर थे चाइना रेनेसां होल्डिंग्स के और ये टेक्नोलॉजी के की डील मेकर थे। बड़े आदमी थे। शंघाई के एंगल से लीजिए या चाइना की टेक्नोलॉजी के एंगल से लीजिए, लेकिन ये भी लापता होते दिख रहे हैं। लापता होते दिख रहे मीन्स ऐसे नहीं कि सडन डिसअपीयरेंस हो, नहीं, इसके पीछे लंबी प्लानिंग रहती और बहुत सारी दुश्मनियां रहती हैं। इसी में बात करने के लिए हमारे साथ सुमित जैन साहब है। सुमित जैन एक एक्सपर्ट हैं, इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं। 4 किताबें लिखी। ये चाइना के इन्स एंड आउट्स जानते हैं, जिसे बोलते हैं चाइना की रग रग में बसी हुई जो कहानियां हैं वो पता है, और इनसाइड स्टोरी जैसे बोलते हैं वो यही दे सकते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। पहली चीज, ये चाइना के इतने सारे बिलियनर्स धीरे धीरे करके गायब हो रहे हैं, इसका राज क्या है? रोहित भाई, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। और आपने कहावत सुना होगा कि जब एक किश्ती डूबती है तो सबसे पहले चूहे दौड़ लगाते हैं, राइट? तो चाइना का भी कुछ ऐसा ही हाल है। लेकिन इसके आपने क्वेश्चन एक ऐसा पूछा है जिसका बहुत डीप एक एनालिसिस हम कर सकते हैं। बट कुछ मिनटों में मैं आपको कुछ फैक्टर्स बता सकता हूँ जिसके कारण ये हो रहा है। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो बहुत डीप रूटेड है इनके कल्चर में, कुछ पॉलिटिकल हैं, कुछ इकोनॉमिक हैं। सो आई टेक अप वन बाय वन। पहला तो आपने बोला कि कई बिलियनर्स गायब हो गए। अब उसमें ये नया नाम आ गया, बाओफान का। ये टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा किंग था। अब इसको अगर क्रैकडाउन किया है तो इससे पहले भी जैकमा, हाँ, सारी दुनिया को मालूम है क्या कुछ हुआ उसके साथ। पर क्यों हो रहा है? पहला फैक्टर है मनी। जो बिलियनर्स हैं, मनी मीन्स पावर। टेक्नोलॉजी का कोई किंग हो, एक तो बिलियनियर, ऊपर से टेक्नोलॉजी का किंग। नाउ आज की डेट में अगर आप पूरे वर्ल्ड में देखें, जितनी भी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, दे आर रूलिंग द पॉलिटिकल नैरेटिव आल्सो। आप फेसबुक देख लीजिए, यूट्यूब देख लीजिए, आप गूगल देख लीजिए, ये पॉलिटिकल एक टूल भी बन गया है गवर्नमेंट्स का टू कंट्रोल पीपल्स नैरेटिव। तो चाइना के अंदर जैसे ये बिग कंपनीज हैं, ये जैसे जैसे पावरफुल होती गई, वैसे वैसे इनका क्रैकडाउन भी इंक्रीज होता गया। अब आप देखिए, जहां पे भी कम्युनिज्म होगा, वहां पर एक फंडामेंटल चीज होती है कि जो आपका पावर है वो सेंट्रलाइज होना चाहिए। एक पर्सन टेक्स ऑल द डिसीजंस। आप रशिया देख लीजिए, पुतिन साहब हैं, कहने को डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है। वही चीज चाइना के अंदर भी है। सो व्हेन मनी कम्स, स्पेशली टू दिस बिग गाइस, that means they start becoming powerful in the country. When it comes to people start listening to them, they also start getting powerful in the party also. काफी लोग होंगे जो उसको पसंद भी करेंगे, उसके नैरेटिव को सुनेंगे भी और उसको सपोर्ट भी करेंगे। वहां पर जाकर जो अथॉरिटेरियन जो हेड्स होते हैं, जैसे पुतिन हो गया या प्रेसिडेंट सी हो गए, इनको क्या लगता है, डर लगने लग जाता है कि भाई पावर कहीं मेरे आस-पास से कहीं और ना चली जाए, या कुछ बाकी लोग एक गुट बना के मेरे अगेंस्ट ना खड़े हो जाएं, एंड देन दे बिकम मोर पावरफुल अलोंग विद दिस टेक पीपल, एंड एक नैरेटिव भी क्रिएट कर सकते हैं पूरे कंट्री में, और मेरी पावर को एक झटका लग सकता है। तो उसके कारण ये एक पावर हंगर, जिसको बोलते हैं ना, एक नशा होता है पावर का, उसको बचाने के लिए भी ये पावरफुल लोगों के ऊपर क्रैकडाउन किया जाता है। बड़ा नॉर्मल सा एक सिस्टम है, और यहाँ पे पॉसिबल भी है बिकॉज डेमोक्रेसी नहीं है, लोग प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। सो इजियर देन इन इंडिया और यूएस और अदर कंट्रीज। दूसरा एक और रीजन जो इसका पहलू है जिसके कारण ये क्रैकडाउन हो रहे हैं या बिलियनियर्स भाग रहे हैं इस कंट्री से, उसका एक इकोनॉमिक फैक्टर भी है। इकोनॉमिक फैक्टर का मतलब हो गया कि जो इकोनॉमी है आज की डेट में चाइना की, उसमें बहुत ज्यादा स्लो डाउन है। भाई ये इनका ऑफिशियल फिगर है कि 0.5% या लेस देन 1% इनका इकोनॉमिक ग्रोथ है। अब बताइए, इतना बड़ा कंट्री जिसका इतना बड़ा तामझाम इन्होंने पिछले 30 साल से खड़ा किया हुआ है, उसके एक्सपेंसेस, जैसे अब आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो आप अपने एक्सपेंसेस भी बढ़ा लेते हैं।
एक सिंपल फैमिली के अंदर भी होता है, कंट्री के अंदर भी ऐसे होता है। तो इनकी इतना इनकम था पिछले 20-30 सालों में कि इन्होंने अपने एक्सपेंसेस को उसी हिसाब से बढ़ा लिया, लेकिन अब बिकॉज़ ऑफ स्लो डाउन वो एक्सपेंसेस को सस्टेन करने की पावर इनके अंदर नहीं है। तो अब उसके कारण क्या हो रहा है, फैक्ट्रीज़ क्लोज़ डाउन हो रही हैं। अम, पेंशन के जो फंड्स हैं, वो देने में इनको दिक्कत आ रही है, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। आपको यू विल बी सरप्राइज्ड 17 प्रोविंसेस ऐसे हैं, जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के पास, जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, उनके पास अपने लोगों को जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, उनको सैलरी देने के पैसे नहीं हैं। एक सिटी ऐसा है जहाँ पर बस वालों को 16 महीने से पैसे नहीं मिले हैं। वो बस चला रहे हैं और बस के ऊपर लिखा है आप उस बस में बैठे हैं जिसके ड्राइवर को 16 महीने से सैलरी नहीं मिली है। भई ये हालत। तो अब जब ऐसा होगा, गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को सैलरीज नहीं है, स्लो डाउन है, बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, तो अच्छा लोकल सैलरीज जो लोकल प्राइवेट कंपनीज में काम कर रहे हैं, जो आदमी 8,000 9,000 आरएमबी कमाता था पहले, या 6,000 आरएमबी, जिसको बोलते इंडियन करेंसी में 60-70 हजार कमा रहा था, आज उसको वो कंपनी बोल रही है 20,000 में काम करना है। 50-60 हजार वाला आदमी 20,000 पे काम करने को रेडी है, बिकॉज काम नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा ना, व्हाट हैपेंस, जब आपके पास पैसे ना हो घर चलाने के लिए, तो लोग इकट्ठा होते हैं। एक डर रहता है कि लोग इकट्ठा करके हमारे अगेंस्ट बोलना ना शुरू करें, प्रोटेस्ट ना करें। चाइना में प्रोटेस्ट होता नहीं है, बट रिसेंटली एक प्रोटेस्ट हुआ था कोविड के बाद, जब लोगों ने बोला इनफ इज इनफ, 3 साल से हम घर के अंदर बंद है, प्लीज इस लॉकडाउन को खोलो। पूरे चाइना में प्रोटेस्ट हुए, पहली बार चाइना में प्रोटेस्ट देखे गए, एंड इमीडिएटली द गवर्नमेंट हैड टू क्लोज डाउन द लॉकडाउन्स। वो सारा कोविड वो सब कुछ एकदम से खत्म हो गया ओवरनाइट, राइट। अब लोगों को टेस्ट आ गया है कि प्रोटेस्ट करके भी हम अपने राइट्स को मंगवा सकते हैं, और गवर्नमेंट को ये डर है कि इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण जो अब ये सुनामी आएगी प्रोटेस्ट की, ये घर घर से आएगी। सिर्फ बिलियनियर्स नहीं करेंगे या बड़े बिजनेसमैन नहीं करेंगे, लोकल आदमी जो है वो भी करेगा। और हर छोटे छोटे प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए हैं। पेंशनर्स ने ऑलरेडी प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए। यहाँ पर मैंने कई सिटीज में देखा है कि लोग बाहर निकल के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बट उसको क्रैकडाउन करना आसान है। लेकिन जब ये सारे लोग आगे बाहर आएंगे प्रोटेस्ट करने के लिए, देन दिक्कत आ सकती है। इसलिए भी ये क्रैकडाउन क्या होता है कि आप एक बड़ी मछली को दबा दें तो दूसरे वाले अपने आप डर जाते हैं। वेरी इजी टू कंट्रोल 1.3 बिलियन पीपल। आप एक दो बड़ी मछली को पकड़ लो, बाकी सब चुप करके बैठ जाएंगे कि यार उसको नहीं छोड़ा, हम किस खेत की बोली है, समथिंग लाइक दैट। तो ये इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गया। एक इनका है पॉलिटिकल मोटिव भी है इसके पीछे। पॉलिटिकल मोटिव क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना चूरन बेचना, हिंदुस्तान में भी पाकिस्तान में भी, अब इस कंट्रीज में चूरन बिकता है। जैसे पाकिस्तान वाले चूरन बेचते हैं, कश्मीर, मुस्लिम, आरएसएस, मोदी, ये चूरन बिकता है उधर आसानी से। हिंदुस्तान में राहुल बाबा रोज चूरन बेचते हैं, यूके गए, यूके में जाकर चूरन बेचा है। तो चाइना में भी चूरन बिकता है। अब चाइना में चूरन क्या बिकता है, दो चीजों का। यूएसए हमारे अगेंस्ट है, हमारी तरक्की से जलता है, बहुत आसानी से यहाँ बिकता है, एंड पीपल स्टार्ट फॉलोइंग इनटू दैट। जब भी इन्होंने अपनी इकोनॉमी को राइज करना हो, ये बोलते हैं अमेरिका हमारा दुश्मन है, आप अमेरिकन प्रोडक्ट्स को यूज करना बंद कर दो। और यहाँ पर नेशनलिज्म इतनी ज्यादा है कि लोग अपने आईफोन्स को लेके अपने हथौड़े से तोड़ेंगे और जाकर शाओमी या हुआवे ऐसे मोबाइल्स को खरीदेंगे ताकि अपनी कंट्री को बूस्ट मिले। तो दैट नेशनलिज्म इज देयर। तो उसको यूज करती है गवर्नमेंट एक चूरन बेचकर कि जो रिच आदमी है ना, ये आपके अगेंस्ट है, ये सिर्फ आपको लूट के पैसे कमा रहा है और ये आपके बारे में कुछ सोच नहीं रहा। हमने उसको बोला कि भाई आप अपनी वेल्थ में से थोड़ा सा पैसा डोनेट कीजिए ताकि हम गरीबों में बांटे। यहाँ पे एक इक्वालिटी जो कम्युनिज्म होता है उसके अंदर सोशलिज्म बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के उसको बढ़ावा दिया जाता है। तो यहाँ पर वो बोलते भी हैं कि भाई एवरीबडी शुड बी इक्वल, वेल्थ किसी एक के पास बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक आइडियोलॉजी भी है ना, कम्युनिज्म का एक आइडियोलॉजी रहता है कि इट्स वेल्थ शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब 30 साल से तो एक ही काम किया इन्होंने, पैसे कमाओ, कॉपी करो, लूटो, जो मर्जी करो, कोई राइट्स नहीं। कॉपीराइट का मतलब, चाइना का मतलब, कॉपीराइट का मतलब है राइट टू कॉपी। तो उन्होंने बोला आप कुछ भी करो, आप कॉपी करो, आप पैसे बनाओ। अब लोगों ने पैसे बना लिए। अब जब पैसे बनाए तो रिच होता गया,
and poor became more poorer. The gap is huge. तो अब गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि भाई हमारी जो आइडियोलॉजी था कम्युनिज्म का भी, सोशलिज्म, एवरीबॉडी शुड बी इक्वल, वो तो टूटता जा रहा है। अब लोगों को विश्वास भी नहीं रहा उसके ऊपर, तो दे हैव स्टार्टेड नाउ टैक्सिंग द रिच पीपल कि भाई आप डोनेट कीजिए। जब आप कहते हैं डोनेट कीजिए, अब अली बाबा वाले ने 10-20 बिलियन डॉलर्स डोनेट किए कम्युनिज्म पार्टी को ताकि इक्वालिटी आए, लेकिन तो भी छोड़ा नहीं उसको। ये फाओ बहन जो है, इसको भी साथ भी ऐसे किया इन्होंने। एक इनकी एक्ट्रेस है बिंग बिंग, बहुत फेमस, वो लापता रही, उसके ऊपर भी टैक्स इवेजन करके पैसे ले ली उससे। तो बहुत ज्यादा एग्जांपल्स हैं। एक पॉलिटिकल रीजन है, एक आइडियोलॉजिकल रीजन है, जिसके कारण ये कॉमन प्रोस्पेरिटी की बात करते हैं कि एवरीबॉडी शुड बी प्रॉस्परस। वो हो नहीं सकता, प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन ये चूरन बिकता है। भाई रिच आदमी जो है ये चाइना के अगेंस्ट है, ये चाइनीज के अगेंस्ट है, और ये अपने पैसे बाहर लेके जा रहे हैं, इनको टैक्स करो इनको। तो ये एक पॉलिटिकल मोटिव भी है जिसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। इस बात थोड़ी लंबी होगी, बट रीजंस इतने थे कि आपको समझा रहा हूँ कि ये 3-4 ऐसे बेसिक रीजंस है जिसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। राइट। अच्छा, आपने एक चीज बोली कि जो लेबर है, यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, कुछ को 16 महीने से सैलरी नहीं मिली है। कितनी परसेंट गवर्नमेंट ओन लेबर, कितने परसेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं मिली है? आइदर दे आर अंडरपेड छोड़िए, अनपेड है सीधे सीधे। देखिए चाइना का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि यहाँ पे डाटा जो है ना वो पोस्ट नहीं होते, तो ये अपनी जो है एक अपने फेस, इनके लिए फेस सेविंग बहुत बड़ी चीज है। तो अपनी फेस सेविंग के लिए कुछ भी डेटा बाहर निकालते नहीं है। तो ये जो डेटा मैं बता रहा हूँ आपको, ये सोशल मीडिया के ऊपर यहाँ पर दिखा एक दिन के लिए, अगले दिन वो डिलीट भी हो गया, एंड और वो लोगों को आकर माफी भी मांगनी पड़ी कि मैंने ये गलती से पोस्ट कर दिया है। तो एक सिस्टम ऐसा है। बट आई कैन टेल यू, आउट ऑफ ऑल द प्रोविंसेस, ऑलमोस्ट 50-60% जो प्रोविंसेस हैं उसमें लोकल जो हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, या बस वाले हैं, व्हाटएवर, उनको पेमेंट नहीं हो रहा है, उनका डेट बढ़ता जा रहा है। जितनी उनकी इनकम है और उनकी जो एक्सपेंसेस हैं उसमें 30-40% का गैप है। ऊपर से जो है इनकी एजिंग पॉपुलेशन है, पेंशन बढ़ते जा रहे हैं, गवर्नमेंट के पास पेंशन वाले को पैसे देने के लिए पैसा नहीं है, और ये जो दिक्कत है ये बढ़ती ही जा रही है। इसीलिए ये जो क्रैकडाउन्स हैं ये मिलियनियर्स के ऊपर, ये इसलिए है कि आप डोनेट कीजिए पैसा, इनको पुश किया जा रहा है कि आप पैसे डोनेट कीजिए पार्टी को, ताकि हम लोग सोशलिज्म के अंडर ये पैसा गरीबों में पेंशन फंड्स के लिए और ये एम्प्लॉइज को पैसा देना है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बट इसलिए वो क्या, और एक तो क्रैकडाउन है ताकि बाकी लोग डर के भी पैसा दे दे। लेकिन चाइनीज भी बड़े होशियार है, ये आहिस्ता आहिस्ता करके अपने वेल्थ को बाहर लेके जा रहे हैं। जैसे ये लॉकडाउन खुला है, यू वोंट बिलीव 1.1 करोड़ पीपल, 11 million people have applied for shifting out of China. Good. And these are high income, these are high income people who are working for big companies or earning a lot of money, high tech people or billionaires. 1.1 crore people applied for permanent residency into countries like America, Canada, Europe, even to their dushman country called Japan. Right. अच्छा, एक चीज कि ये पूरी अगर आप कहानी देखें कि जिस तरीके से लोग वहां से जाना चाहते हैं दुश्मन कंट्री में या कहीं पे भी, क्या चाइनीज गवर्नमेंट को इस बात का पता है, इल्म है, उधर ही उन्हीं के सामने अप्लाई किया होगा, या उनको पता नहीं भी है, कहीं पे अप्लाई किया? आपके पास स्टैटिस्टिक्स है तो ये चाइनीज गवर्नमेंट के पास होगी। व्हाट इज द चाइनीज गवर्नमेंट डूइंग अबाउट इट? या चाइनीज गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है पैसा हमारे पास आ रहा है ना, ये भूखे मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है, सोशल मीडिया अब यूज किया जा रहा है, वहां पे लोग वीडियोस बना रहे हैं कि देखिए अमेरिकन एम्बेसी के बाद लाइन लगी हुई है परमानेंट रेजिडेंसी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करते हैं उनकी लाइन सेपरेट होती है, जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनकी लाइन सेपरेट होती है, तो टूरिस्ट वीजा अभी खुला नहीं है मोस्ट कंट्रीज का, तो टूरिस्ट वीजा की लाइन ही नहीं है, दो ही लाइन्स लगी हैं, या तो परमानेंट रेजिडेंसी वालों की जो परमानेंटली शिफ्ट होना चाहते हैं बाहर यहाँ से, या स्टूडेंट्स की। और लोग यहाँ पर सोशल मीडिया पे वो वीडियोस बनाना शुरू कर दिया, देखो ये चोर हैं,
जो यहाँ से पैसा ले लेके बाहर जा रहे हैं और बाहर सेटल होना चाहते हैं, बिकॉज ये लोकल गवर्नमेंट्स या लोकल गवर्नमेंट्स को, लोकल लोगों को सपोर्ट नहीं करना चाहते। तो एक नैरेटिव उनके अगेंस्ट खड़ा किया जा रहा है, पहली बात तो ये। दूसरा, इन्होंने जो बैंकिंग नॉर्म्स है उसमें भी चेंजेस लेकर आ रहे हैं। अभी इनका 2-3 दिन पहले ही पार्लियामेंट्री सेशन हुआ है, जिसमें शी जिनपिंग को दोबारा से प्रेसिडेंट की एक्सटेंशन मिली है। उसके अंदर भी इन्होंने पॉलिसी रिफॉर्म्स किए हैं फाइनेंशियल में, क्योंकि अब पैसा बाहर ट्रांसफर करने के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है। अभी पहले क्या था कि हम, जैसे मेरे पास एक डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है, मैं हांगकांग जा रहा हूँ, किसी और कंट्री में जा रहा हूँ, तो वहां जाकर मैं एटीएम से पैसे निकाल सकता था। अभी अगर मैं बाहर जाता हूँ तो मैं एटीएम से पैसे निकाल नहीं सकता हूँ। रिस्ट्रिक्शन हैव स्टार्टेड कमिंग अप, ताकि लोगों के डिफिकल्ट बनता जाए कि पैसा अगर बाहर लेके भी जाना है तो कैसे लेके जाए। राइट, तो गवर्नमेंट इज टेकिंग गुड स्टेप्स। और अगर अगर बात करें कि चाइनीज गवर्नमेंट की, कि चाइनीज गवर्नमेंट के सामने ये बिलियनियर्स गायब होने, कुछ बिलियनियर्स तो ऑफ कोर्स चाइनीज गवर्नमेंट ने खुद किल किए हैं। चाइना में बिलियनियर्स बाहर भाग रहे हैं चाइना से। जैक मा तो आपको दिखे ही, और भी हैं, और भी हैं। तो चाइनीज इकोनॉमी से अगर ऐसे लोग एवेपोरेट करेंगे तो चाइनीज इकोनॉमी का फ्यूचर क्या दिखता है आपको? रोहित भाई, आपको मैंने क्या बोला था, जब किश्ती डूबती है तो चूहे सबसे पहले कूदते। अभी आप देखिए कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है चाइना का, वो भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। उसका कुछ रीजंस है। कोविड के बाद एक तो सारी वर्ल्ड एंटी चाइना का जो एक नैरेटिव बन गया है, वो बहुत स्ट्रांग हो गया है। पहले इंडिया के साथ बहुत झड़प भी हुई, बॉर्डर के ऊपर सब कुछ हुआ, लेकिन वो एंटी चाइना सेंटीमेंट नहीं था। हम फिर भी मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स को खरीद रहे थे। अभी आप बताइए, लास्ट टाइम आप कब मार्केट में गए हैं और आपने मेड इन चाइना का प्रोडक्ट उठाया हो? अगर वहां पर 2 प्रोडक्ट पड़े हैं, मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना, जनरली मैंने देखा है लोग देते हैं मेड इन चाइना छोड़ दो यार, मेड इन इंडिया ले लो, बेशक थोड़ा सा महंगा भी होगा। ये ऐसा एक नैरेटिव पूरे वर्ल्ड में बनता जा रहा है, जिसके कारण अभी लोग यहाँ से छोड़कर बाहर जा रहे हैं। अभी कई चाइनीज ने क्या किया है, अपनी फैक्ट्रीज को वियतनाम में शिफ्ट कर दिया। मेड इन वियतनाम लिखा होगा या मेड इन ताइवान लिखा होगा तो बिक जाएगा, मेड इन चाइना होगा तो बिकेगा नहीं। तो एक बिजनेस एनवायरनमेंट भी इनके अगेंस्ट जा रहा है, जिसके कारण लोग बाहर निकल रहे हैं एंटी चाइना। ऊपर से सप्लाई चेन्स है, कंपनी शिफ्ट हो रही हैं, इंटरनेशनल कंपनी शिफ्ट हो रही हैं, बिकॉज कभी भी कुछ भी हो सकता है। ताइवान का एक फैक्टर है जो सभी को मालूम है कि कुछ भी हो सकता है कभी भी। दे कैन अटैक ताइवान, दे कैन अटैक इंडिया। तो वो सप्लाई चेन्स दोबारा से डिस्टर्ब ना हो, इसके कारण भी कंपनीज, चाइनीज भी और फॉरेन भी, बाहर निकल रही है। तो ये अनसर्टेनिटी, देन मैडनेस जो कोविड में देखा हमने, ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण पीपल आर मूविंग आउट। तो सुमित सर, ये अगर मैं क्वेश्चन पूछूं तो चाइना में अभी पता लग रहा था कि बैंक्स में पैसा नहीं था लोगों के पास देने के लिए, और खबर ये आ रही थी टैंक बाहर खड़े हैं, लोगों से बोला जा रहा है कि जो आपका लोन लिया है वो आप काइंड में भी दे सकते हो, मतलब फसल दे जाओ या कुछ और दे जाओ। वो क्राइसिस क्या खत्म हो चुकी? देखिए, कुछ बढ़ा चढ़ाकर भी जो फॉरेन के मीडियाज हैं वो दिखाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि टैंक खड़े हैं एंड यू कैन पे इन काइंड एंड ऑल। यस, देयर इज अ क्रैकडाउन कि यहाँ पर डिफॉल्ट्स बढ़ते जा रहे हैं बैंक्स के। तो गवर्नमेंट का यहाँ पे एक रूल है कि अगर आपने देश का पैसा लिया है तो वापस तो करना पड़ेगा। आप बेशक वो किसी से उधार लेके दीजिए, आप अपने आप को बेचिए, अपने घर को बेचिए, कुछ भी कीजिए, आपको पैसा वापस करना है। नहीं तो आपको ब्लैकलिस्ट कर देंगे, आपको कहीं भी कोई जॉब नहीं मिलेगा और कोई काम नहीं कर सकते, उसके बाद दोबारा से कभी जिंदगी में लोन भी मिलेगा नहीं, हो सकता है आपको जेल भी हो जाए। तो वो जो एक सख्ती है, वो ये शुरू से इन्होंने रखा है और ये होना भी चाहिए। अगर किसी भी इकोनॉमी में, जैसे अब इंडिया में देखते हैं हम लोग भी, लोग लोन लेते हैं, बाद में विलफुल डिफॉल्टर बन के देश छोड़ के बाहर चले जाते हैं और अब कुछ भी कर नहीं सकते उनका। ये मोदी जी ने पहली बार किया है कि जो देश छोड़कर भागा है उससे पैसे वसूले हैं उन्होंने। तो ये चीज है कि टाइटनेस है यहाँ पर मॉनेटरी फंड्स में, डेफिनेटली है। बैंक्स के पास पैसा कम होता जा रहा है, कैश के ऊपर लेने में रिस्ट्रिक्शंस हैं, और ये रिस्ट्रिक्शंस बढ़ते जाएंगे जब तक कि इकोनॉमी दोबारा से वापस नहीं आए। अभी 3 साल का लॉकडाउन के बाद टाइम लगेगा, इतने बड़े जहाज को दोबारा से चलाने में एक जोर लगेगा। उसी कारण इन्होंने अभी पार्लियामेंट्री जो मीटिंग भी किया है, उसके अंदर काफी रिफॉर्म्स की फाइनेंशियल सेक्टर में की बात करी है। तो अब देखते हैं कि आगे आगे कि कौन से रिफॉर्म्स आएंगे जिसके कारण ये थोड़ी सी इसको ईज आउट करके कैसे चलाते हैं। लेकिन अगर इन्होंने ताइवान का कोई पंगा ले लिया
जो कि पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये इस साल में लेने वाले हैं। अगर वो हो गया और इनको सैंक्शंस हो गए, देन दे विल हैव अ प्रॉब्लम। लेट्स सी, टाइम विल टेल। राइट। अच्छा, अगर मैं आपसे फाइनली क्वेश्चन पूछूं कि प्रॉपर्टी सेक्टर जो स्लम पे जाता दिख रहा था, क्या उसके रिवाइवल के चांसेस हैं या रिवाइवल हो चुका है, या गवर्नमेंट कुछ कर रही है? बिकॉज इट वाज वन थर्ड ऑफ द इकोनॉमी। गवर्नमेंट कुछ कर रही है उसको रिवाइवल देने के लिए, क्योंकि बहुत सारे मिडिल क्लास चाइनीज ने उसमें अपना पैसा खोया तो जरूर था, हो सकता है रिवाइव कर जाए। रोहित भाई, 30% ऑफ चाइना's इकोनॉमी इज रियल एस्टेट। या और पहली बार गवर्नमेंट ने एक सर्वे करवाया कि पूरे देश में कितने घर हैं। अभी आज तक कभी ये हुआ नहीं है। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, पूरे कंट्री के अंदर 60 करोड़ घर है। फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ 1.3 बिलियन पीपल या फॉर 1.4 बिलियन पीपल, 60 करोड़ घर पूरे कंट्री में। दैट मीन्स अगर एक घर में 3 या 4 लोग भी हैं, तो जितनी पॉपुलेशन उससे ज्यादा घर है। तो जो ये कॉन्सेप्ट है घोस्ट सिटीज का, अब तो ये है कि हर एक सिटी के अंदर भी घोस्ट सिटीज हैं। ये हालत हो गई कि इन्होंने सिर्फ अपनी कंट्री को और इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, चलाने के लिए घर पे घर बनाते जाए, और रियल एस्टेट से बहुत पैसा कमाया गवर्नमेंट ने। तो अगर आप आज की डेट में पूछेंगे कि क्या रियल एस्टेट दोबारा से रिवाइव कर सकता है, तो उसका पॉसिबिलिटी बहुत कम है। क्यों? क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई है, इनका पॉपुलेशन कम होता जा रहा है, नंबर ऑफ घर जो अभी भी बनते जा रहे हैं। सो डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, रियल एस्टेट और नीचे जाएगा। राइट, राइट। अभी कुछ ऐसा ही इंडिया में भी दिख रहा है हमें। और वैसे तो फाइनल क्वेश्चन था, लेकिन एक क्वेश्चन और पूछने के लिए टेम्पटेड हूं आपकी नॉलेज देख के। ये कि आप इन द नियर फ्यूचर शंघाई स्टॉक एक्सचेंज या दूसरे स्टॉक एक्सचेंज या युआन को कहाँ जाते देख रहे हैं? देखिए, एक करेंसी को इंटरनेशनल एक्सेप्ट करवाने के लिए आपको 50, 60, 70 कंट्रीज का सपोर्ट चाहिए होता है। तो इन्होंने क्या किया, पहले तो डेट ट्रैप का एक फॉर्मूला निकाला कि हम कंट्रीज को, छोटे छोटे कंट्रीज जितने भी हैं, उनको पैसा दें, जितनी उनको जरूरत है उससे ज्यादा पैसा दें, फिर उनको वो वापस नहीं कर पाएंगे, वो डेट ट्रैप में आ जाते हैं। देन वी विल फोर्स देम टू आइदर गिव देयर एसेट्स आल्सो, एंड सेकेंडली ट्रेड इन युआन। अब ये 50-60 कंट्री जो डेट ट्रैप में है, वो सबको फोर्स किया जा रहा है कि भाई आप डॉलर में ट्रांजेक्शन ना करें, अब युआन में करें। अब क्या होगा, देन दे कैन गो टू IMF, वर्ल्ड बैंक, भी हमारी जो करेंसी है ये अब इंटरनेशनल बन गई है। अंडरस्टैंड? सो इट वाज अ वेरी कैलकुलेटिव लॉन्ग टर्म प्लान। ये 10-20 साल से चल रहा है ये प्लान, रादर देन 10 साल से शुरू किया इन्होंने भी, कंट्रीज को डेट ट्रैप में फंसाकर और युआन को इंटरनेशनल मान्यता दिलाई जाए। भी इंडिया की तो ऑटोमेटिकली हो रही है। भी आज 60-70 कंट्रीज ने ऑलरेडी बोलना शुरू कर दिया कि यूपीआई इंप्लीमेंट करेंगे, रुपए में ट्रेड करेंगे। भी ग्लोबल साउथ में तो ये हो ही रहा है। लेकिन इन्होंने, जिसको हम कहते हैं ना कि गुंडागर्दी से या शातिरपना से, इन्होंने ये करने की कोशिश करी है। सो दे आर गोइंग, जो इनका प्लानिंग है उसमें ये कामयाब तो हो रहे हैं, बट मोदी जी भी समझते हैं गेम को। उन्होंने ग्लोबल साउथ में अफ्रीकन कंट्रीज, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये जो सारी आसपास की जितनी कंट्रीज हैं, उनको मिलाकर उनकी डेट रीसर्विसिंग भी करने की ये सोच रहे हैं। इंडिया इज थिंकिंग ऑफ इट। वी हैव रिसेंटली हेल्प, बांग्लादेश की हेल्प करी हमने, श्रीलंका की हेल्प करी, अफ्रीकन 10-12 कंट्रीज की हम हेल्प कर रहे हैं, ताकि वो डेट ट्रैप से निकल जाए और इनका जो प्लान है वो फेल हो जाए। लेट्स सी, दीज आर इंटरेस्टिंग टाइम्स, बट आई कैन टेल यू वन थिंग, मोदी जी है तो मुमकिन है। थैंक्स अ लॉट सुमित सर फॉर ज्वाइनिंग अस। और बहुत अच्छी इंसाइट चाइना के बारे में। आप लंबे समय से चाइना में हैं और चाइना में काम करते हैं और अक्रॉस द वर्ल्ड काम करते हैं इनफैक्ट। लेकिन उम्मीद है आप हमारे व्यूअर्स को ऐसे ही चाइना के बारे में इंफॉर्मेशन देते रहेंगे, क्योंकि इंडियंस, हम लोग चाइना के बारे में काफी कम जानते हैं, क्योंकि हम लोग चाइना के बारे में जानना भी नहीं चाहते थे। ये भी हमारी प्रॉब्लम थी। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।